नमस्कार सभी को। पहले मैं आकांक्षा सेवा सदन और प्रिया को सभी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे मौका में बोलने के लिए मौका देने के लिए। मेरी हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं मिक्स लैंग्वेज में बात करूंगी, तो इंग्लिश और हिंदी मिला के कभी कभी बांग्ला भी आ जाएंगे तो कोई बात। लेकिन हम लोग के बीच में भाषा कुछ तरह नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग जो इस देश में रहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन जो होती है, डिफरेंस भिन्नता, करीब बहुत सारी करीब का लोग हमारा देश में रहते हैं और हम मानते हैं कि ये डिफरेंस हमारा स्ट्रेंथ है। जो भिन्न भिन्न जो तरीका से लोग हैं हमारा, यही हमारा स्ट्रेंथ है। जब जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर मुझे बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया तो ये लिंग भित्तिक जो हम लोग जो वायलेंस के ऊपर बात करती है, ऐसे नहीं है कि इसमें हम किसी पर्टिकुलर जेंडर के लोगों को ऊपर वायलेंस होने के बात करते हैं। हम लोग बहुत तरीका की इंटरसेक्शनल तरीका से ये देखते हैं, लेकिन हमें सभी को मालूम है सामाजिक रूप से ये जो पिछड़ी सत्ता है इसमें हम अभी भी हमारे देश में अभी भी जब लड़की पैदा होती है तब लोगों को दुख होता है और लड़की के ऐसे रंग जैसे ऐसे काली होती है तो और भी ज़्यादा दुख होती है और गोरी होती है इतना नहीं होती है क्योंकि इसका खाली शायद ठीक ठाक हो सकते। तो पूरा लड़की का जो ऐसे माहौल है अभी भी हमारा देश में, हम लोग सोचते हैं कि शादी होने के लायक है तो अच्छा है, तो लड़की अच्छा है कि नहीं है। तो अब इस तरीका से माहौल में हम लिंग भित्तिक वायलेंस के ऊपर बात करें तो वुमेन के ऊपर ज़्यादा बात करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पुरुषों के ऊपर वायलेंस नहीं होता है, उनके ऊपर भी बहुत वायलेंस होती है, वो दूसरी तरह का हो जाती है। और ये जो जन्म से पहले हम सभी लोग चाहते हैं कि बेटी ही आए घर में। हम लोग बहुत सुंदर तरीका से बोलती है कि लक्ष्मी आई है, लेकिन एक्चुअली हमें पसंद नहीं है लक्ष्मी आना घर में, क्योंकि वो तो दूसरे घर में चला जाते हैं। सब कुछ मिला के हमें पसंद नहीं है ये बात। और अगर लड़का होते तो वो इनकम करेंगे और उनको नौकरी करेंगे, घर में और भी पैसा आएगा, ये ऐसी तरीका से सोचते हैं। तो हमें अगर वायलेंस जो पिछड़ी सत्ता के ऊपर आधारित है, लिंग भित्तिक वायलेंस के ऊपर काम करना है। लॉस तो है, कानून तो है, लेकिन सिर्फ कानून के चेंज करने से नहीं चेंज होगा। सामाजिक पूरा चेंज होने के कोई कुछ काम करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल में बोलती हूँ, हम लोग अभी बहुत सेक्सुअल पॉश एक्ट के अभी बात हुई है, सेक्सुअल हैरेसमेंट निर्भया कांड की जो लॉ में कानून में चेंज हुई है, मैडम अभी बोल रही थी, ये सब तो बहुत रिसेंट बात है, अभी हुई है। हमारा देश में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट किस साल में पास हुई थी? 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लागू हुई थी। क्या अभी भी डाउरी चल रहा है देश में? जारी है। पूरा
61 से अब 2023 में पहुंच गए। अब इतना मेरे तो तब जन्म ही नहीं हुई थी। अब तो मेरी बेटी के भी शादी के टाइम आ गए। तो अभी भी अगर लोग सोचेंगे कि मैं डाउरी देते हैं, क्योंकि ये अभी भी कॉमन है हमारा देश में, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि कानून सिर्फ हमारा हेल्प कर सकते हैं। कानून की ज़रूरत है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे करें? सिर्फ अवेयरनेस से तो नहीं होगा। अगर आपका बेटी हुई है और अब समझ रही है कि वो मेरे ऊपर बोझ है, जिस भी तरह मुझे शादी में उन्हें जो भी मांग रहे हैं ऐसे हमें देना ही है, देना ही चाहिए। अगर ये आप सच सोचते हैं, ये सोच के बदल हम लोग कैसे करें, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए। ये पूरा जो मुद्दा हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो वायलेंस की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं, ऐसे तो घर के बाहर बहुत तरीका से हिंसा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिंसा शुरू होती है अपने घर से। अगर ये हम लोग याद रखें और इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारा माइंडसेट जो है, सोच जो है, अगर ये कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना भी ज़रूरत हो जाती है। और कानून जो है, कानून इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं हो रहा है, अगर उसके ऊपर हम लोग एक कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं, और उसके साथ एक हम लोग बातचीत कैसे सरकार के साथ कर सकते हैं, ये दो मैं थोड़ी बताना चाहती हूँ। इंटरसेक्शनल वायलेंस जो हम बोलते हैं, इंटरसेक्शनल की हिंदी गूगल ने बोला कि अंतर विभागीय है, इज इट राइट? तो गूगल ट्रांसलेशन है अंतर विभागीय जो हिंसा होती है। तो अगर एक विकलांग लड़की पैदा होती है, तो और भी जैसे जैसे ये इसकी में भी डिग्री होती है कि कितना दुख आपको लगता है। अगर कोई विकलांग लड़की पैदा होती है तो और भी दुख हो जाती है, तो कुछ नहीं होगा, इसके तो शादी भी नहीं होगी, पढ़ाई भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, और घर से ही, अपना घर से ही उनका ऊपर वायलेंस शुरू हो जाता है। अगर जिस कास्ट बेस्ड वायलेंस के ऊपर शालिनी जी ने कहा कि अगर कोई कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की वायलेंस हो सकता है। जैसे अभी भी हमारा देश में बहुत सारी गांव है, क्योंकि हमें मालूम है ये लड़कियां की काम है, औरत की काम है पानी लाना, घर में पानी लाना। तो अगर आप बोले कि नहीं ये घर के पास भी कुछ है, तो आप नहीं ये सब छू नहीं सकते, आपको दूर से जाकर पानी लाना पड़ेगा। इसके ऊपर और एक दूसरी तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस, यौन हिंसा सिर्फ नहीं होती है, ये बहुत तरीका से हिंसा होती है हम औरत के ऊपर, ये समझना पड़ेगा। रिलीजन बेस्ड भी बहुत वायलेंस होती है। हमें मालूम है कि धर्म के ऊपर भी हिंसा हो जाती है हमारे देश में, लेकिन हम लोग बहुत डिफरेंट रिलीजन है हमारा देश में, और इसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलती है कि इन्हें मान्यता देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसे घटनाएं सामने आ जाती है हमारे कभी कभी। और एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग हमारा एजेंडा में है ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर कोई बात करेंगे, लेकिन अभी तो हमारा ट्रांसजेंडर के ऊपर कानून भी आ गई है, लेकिन बात ये है कि बहुत सारे लोग हम जब ट्रांसजेंडर के ऊपर बात करती है, हम बोलते हैं थर्ड जेंडर। ये थर्ड जेंडर के टर्म कहाँ से आई? तो हम लोग सोच लिया कि कोई फर्स्ट जेंडर है, कोई सेकंड जेंडर है, कोई थर्ड है,
ऐसे जो हायरार्की हमने तैयार किया है, क्या ये सच हो सकता है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, जेंडर के आधारित पर ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता है, सभी लोग तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ये फर्स्ट पुरुष फर्स्ट है, सेकंड फीमेल है, थर्ड ट्रांसजेंडर, ऐसे कैसे हो सकता है? ट्रांसजेंडर लोगों के ऊपर और भी ज़्यादा वायलेंस हो जाती है। और हम लोग क्योंकि WGG में ज़्यादातर फोकस युवा महिला या और विकलांग महिला के ऊपर करती है, बस एक चीज़ थोड़ा हमें याद करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम लोग जब अंतर विभागीय शिक्षा के ऊपर बात करती है, इंटरसेक्शनल वायलेंस के ऊपर काम करती है, तब हमें याद रखना पड़ेगा कि एक महिला जो है वो एक ही साथ दलित भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, विकलांग भी हो सकता है। एक ही साथ तीन परिचय एक महिला को हो सकता है। और अगर ऐसे होते तो उनके ऊपर क्या बीतता है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा किया है, थोड़ा रिसर्च किया था। जब हमारा CRPD जो है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इसके ऊपर इंडिया जो रिपोर्ट गवर्नमेंट रिपोर्ट जब भेज रही थी, हम लोग भी ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग जब किया तो हम थोड़ा रिसर्च किया था, ऐसे छोटा वर्कशॉप करके जो डिसेबल्ड है और दलित है और ट्रांसजेंडर है एक साथ उठाके, तो अलग तरीका से की कुछ वायलेंस ऊपर आई है, सामने आई है। तो इनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतनी सारा डिस्क्रिमिनेशन एक साथ इन्हें फेस करना पड़ता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है। और हमारा प्रॉब्लम जो है, हमारा जो कानून है, अब ट्रांसजेंडर एक्ट जो चालू हो गया है, इसमें तो डिसेबिलिटी के ऊपर कोई बात नहीं है, विकलांग ट्रांसजेंडर के ऊपर कोई बात नहीं है। अगर हमारा जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, उसके ऊपर उनके अंदर बहुत लड़ाई सुनिए, जब भी मालूम है ये जो नया कानून आया है विकलांग लोगों को अधिकार लेके, तो बहुत सारा लड़ाई करने के बाद उसमें वुमेन विद डिसेबिलिटीज हम इंक्लूड कर सकते हैं। सरकार मानने की रेडी नहीं थी, बहुत ही 10-12 साल की वो एडवोकेसी का, लेकिन उसमें फिर भी ट्रांसजेंडर के ऊपर। तो अगर अब ऐसे सब कुछ अलग अलग ऐसे हम देखते हैं कि ये बॉक्स में इसको डाल दे, ये बॉक्स में ऐसे डाल दे, अलग अलग बॉक्स में डाल देते हैं, तो हम एक साथ इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन जिसके ऊपर हो रहा है कैसे हम एड्रेस करें, ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि ऐसे हमने बहुत बार देखी है अभी कि जब हम वुमेन्स कमीशन, जो नेशनल वुमेन्स कमीशन है या स्टेट वुमेन्स कमीशन है, जहाँ पे भी हम कुछ विकलांग महिला के ऊपर बात करते, वो बोलते थे तो अब विकलांग डिपार्टमेंट में चली जाओ ना, डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट तो है, उनका तो कमीशन है, तुम घर चली जाओ। और अगर हम डिसेबिलिटी कमिश्नर में ऑफिस को गए कि बोलते हैं कि ऐसे लड़की है, ये हुई है, तो बोलते हैं तो जेंडर के सवाल है, हम लोग तो नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे जो प्रॉब्लम हो जाता है, मैं एक छोटा एग्जाम्पल बस देकर एक करना चाहती हूँ, क्योंकि मैडम बोल रही थी कि हम चाहते हैं कि सभी लड़कियाँ रात 2 बजे निकल सके, ऐसे सेफ एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ऐसे सेफ एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो मैं रात 2 बजे की बात नहीं कर रही। एक ब्लाइंड लड़की है हमारे यहाँ, कलकत्ता एक बहुत बड़ा सिटी है, वो कॉलेज में पहुँचने के लिए उन्हें बस से उतरी, और क्योंकि हमारा एक रास्ता है, रास्ता क्रॉस करने के लिए किसी को मदद लेना चाहते थे, क्योंकि ऐसे रास्ता हमारे नहीं है कि एक ब्लाइंड पर्सन अकेला वो चल सकते।
गाड़ियाँ तो समझ में ऐसे जैसे चलती है तो वो ऐसे हेल्प देती है डेली। ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। हमारा एक वर्कशॉप में आता वो बताई कि ऐसे अक्सर होती है क्योंकि रास्ते में अभी भी ज़्यादातर पुलिस होती है, तो अगर वो ऐसे वाइट स्टिक लेकर जो ब्लाइंड लोगों को जो हेल्प करने के लिए जो आ जाते हैं वो ब्लाइंड वाइट स्टिक लेकर उनके पास आते हैं, लेकिन रास्ता क्रॉस करने की मदद करने के बाद भी उनका बहुत सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है। तो रास्ते में ये मॉर्निंग में रास्ते में सभी के सामने, लेकिन वो बोल रही है मैं तो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो तो मेरी मदद के लिए आई है, ये जो आया है, और मैं तो देख भी नहीं सकती कि कौन है ये। तो मैं अगर कंप्लेन भी करूँ तो किसके नाम मुझे मालूम नहीं है क्या है। तो ये मैं हमारा इतना टेक्नोलॉजी इतना सुधर गए हैं, क्या हम लोग ऐसे टेक्नोलॉजी जो बहुत सारे हम काम कर रहे हैं, चाँद में जाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि ये जो लड़कियाँ हैं, सिर्फ लड़कियाँ नहीं सभी ब्लाइंड पर्सन के लिए हेल्प होगा कि ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते कि जो ये जो रेड ग्रीन ऐसे जो लाइट होता है हमारा, ये बोलते हैं कि ये चल सकते, ये जो सिम्बॉल आ जाती है सिग्नल में, ऐसे कुछ जो ऑडियो में भी आए कि अब रास्ता खाली है आप चल सकते, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है क्या? ऐसे तो होता है बहुत सारा देश में, कुछ हुआ कुछ जगहों बढ़ा पर है, कुछ जगहों पे है, कुछ जगह पर है, लेकिन सभी जगह सब तो बहुत लिमिटेड जगह है। ऐसा केस भी हम डिसेबिलिटी कमीशन के पास ले जाते हैं तो बोलते हैं ये हमारे देखने की बात नहीं है, ये एक वोमेन्स इशू है, ये हमारे पास इस तरह हमें चैलेंज करने के सरकार के साथ चैलेंज नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत ज़्यादा एडवोकेसी हमें करना पड़ेगा। मैं आज ऐसे सोच रही हूँ कि अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ एडवोकेसी करें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उन्हें मालूम भी नहीं होता कि दूसरे डिपार्टमेंट में क्या चलता है। तो अगर एक साथ हम काम नहीं कर सकते हैं शायद कभी भी हमें ये चेंज नहीं बदल सकते हैं। तो एक तो पहला है कि कानून में चेंज है, फिर समाज हमारा मानसिक रूप से चेंज होना है, और कानून जो है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पर्टिकुलरली हम जो मुद्दा अभी बात कर रही है जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसके साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट जुड़ी हुई है। अभी थोड़ा इंटरनेट पे वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। इंटरनेट में साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ गया है और उसमें भी ज़्यादातर महिलाओं को ऊपर ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये भी एक बात एक हमें याद में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कैसे इसके मुकाबला हम करें, और तो बहुत सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करें, सरकार और NGO और हम सभी जो सिविल सोसाइटी लोग हैं, तब शायद कुछ चेंज हो सकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर बात की, ट्रांसजेंडर हो या फिर विकलांगता के मुद्दे, और दलित महिलाओं के लिए मुझको बोला गया है क्योंकि मेरा काम 15 सालों से दलित महिलाओं के साथ रहा है उनके अधिकारों को लेके, और मैं जो बात कहूँगी वो सिर्फ एक चीज नहीं कि 15 सालों का जो काम रहा है दलित महिलाओं के साथ खासकर, और साथ में उनके कानूनी अधिकारों पे लेके, और उसके बाद 100 केसेस को फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद जो निष्कर्ष और अभी 15 सालों से देख रहे हैं उन सारी चीज़ों को मिला के कोशिश करूंगी कम टाइम में ज़्यादा बात कर पाऊँ। तो अगर हम लोग वायलेंस अगेंस्ट दलित वीमेन की बात करें तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये आता है कि रेप तो रेप है, वो किसी भी महिला के साथ हो, लेकिन हम लोग जो
दलित मुद्दों के ऊपर काम करते हैं उनको ये समझ बनी है कि रेप अगर दलित महिला के साथ होता है तो वहाँ पे स्पेसिफिक एक जाति जुड़ी होती है जिसकी वजह से वो रेप हुआ है। और ये हम सब लोग जानते हैं कि हमारे मानसिकता में, जहन में जाति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर दिन वो काम करती है। बिहार में मैं रहने वाली हरियाणा की हूँ और 2013 से मैं पटना बिहार में हूँ। लिटिगेशन में मैं सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं फ्री लीगल एड देती हूँ। अभी प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसकी पैनल एडवोकेट और साथ में वन स्टॉप सेंटर की भी पैनल एडवोकेट। तो मुद्दे जो है वो फील्ड में ही नहीं बल्कि हम लोग कोर्ट में भी देखते हैं कि दलित महिलाओं के साथ बिहार में जिस तरह से हीनियस क्राइम हुए हैं वो एक बात भी समझ नहीं आती कि जब भी डायन प्रथा की हम बात करते कि दलित महिलाओं को ही डायन बोल के क्यों उनकी हत्या की जाती है। क्या डायन जो है वो सिर्फ दलित महिलाएं ही होती हैं? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि दलित महिलाओं को गांव में, चौक पे, चौराहों पे नंगा करके घुमाना, उनके साथ मारपीट करना, रेप करना और अगेन रेप करना। हम लोग जेल की भी बात सुने हैं, तो जेल पे भी मेरा काफी 6 बजे बात कीजिएगा, 6 बजे बात। जेल में क्या दलित महिलाओं के साथ सिचुएशन है वो भी मैं बात करूंगी। लेकिन हमें से क्वेश्चन ये आता है कि जब भी दलित महिलाओं के साथ में कोई भी हीनियस क्राइम होता है, वो रेप हो, गैंग रेप हो, किडनैपिंग हो, मर्डर हो या फिर डायन बोल के उनकी हत्या हो, उनकी FIR दर्ज नहीं होती है। हम लोगों के पास बोलते कि SC/ST एक्ट है। SC/ST एक्ट स्पेशल एक्ट है जिसमें प्रोविजन है दलित के जो भी केसेस आते हैं अलग से उनको एक लैंड से देखने के लिए, और इस एक्ट को इम्प्लीमेंटिंग करवाना और इम्प्लीमेंट होना ये दूसरे सबसे बड़ा चैलेंजेस है। जो हम लोग प्रैक्टिकल अभी बोले कि कानून सुनने में और देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम लोग उसको प्रैक्टिकल देखते हैं, एक्सेस टू जस्टिस की बात करते हैं तो बहुत अलग ही पिक्चर को देता है। तो दलित महिलाओं के साथ जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं, ये पता चलता है कि एक FIR करवाने के लिए अगर उसके साथ वो दलित या माइनॉरिटी में, दोनों महिलाओं की अगर बात करूं, अगर एक FIR करवाने के लिए भी उसको DGP तक जाके एक FIR एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मेरी FIR थाना में नहीं हो रही है। तो मतलब ये शर्म की बात है कि हम बोलते हैं कि इतने 2023 में अभी हम लोग बैठे हुए एक FIR हम लोग नहीं करवा पाते। दलित महिलाओं के साथ थाना में जो बदतमीजियां होती हैं, उनके साथ जो गालियां गलौज होती है वो अलग से है। दूसरा एक मिथ बनाया गया है कि जो दलित महिलाएं हैं अगर वो कोई भी रेप होता है FIR करने के लिए जाती हैं कि ये रेप अपने खुद से करवाएं, क्योंकि SC/ST एक्ट में मुआवजा है। SC/ST एक्ट में 4 लाख 8 लाख वो मुआवजा है, उस पैसे को लेने के लिए ये महिलाएं अपना रेप खुद से करवाती। तो इस तरह की जब डेफिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन से, थाना से आती है तो हम लोग मतलब सब लोग समझ सकते हैं कि हम लोग किस देश में हम लोग रह रहे हैं और क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा FIR अगर हो भी जाती है तो कुछ मुद्दे हैं जो हर दिन हम लोग फेस करते हैं। काउंटर केस, अगर किसी महिला के साथ रेप हुआ और उसने जाके अपनी FIR को रजिस्टर्ड करवाया, उसके बाद 99% तय है कि उसके ऊपर काउंटर केस होना ही है, तो उसके ऊपर काउंटर केस भी है। एक साइड में वो अक्यूज्ड बनी है, एक साइड में वो विक्टिम बनी है, तो उसका जो प्रोसीडिंग चलेगा कोर्ट में वो क्या चलेगा हम लोग देख सकते हैं। दूसरा जो भी कंपनसेशन है वो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। चार्जशीट हमेशा डिलेइंग रहती है कि चार्जशीट अगर 90 डेज में सबमिट करना है तो चार्जशीट 3 साल हो जाता है। हमारी पुलिस चार्जशीट कोर्ट में सबमिट नहीं करती है। दूसरी चीज कि अगर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं हो पाता। आज तक भी जो SC/ST एक्ट के प्रॉपर सेक्शंस हैं वो कभी भी FIR में नहीं दिखते हैं। अगर वो मारपीट है या फिर वो रेप है तो वहाँ पे सिंपल 31 RS लगेगा। ये ट्रेनिंग का भी विषय है कि एज एन एडवोकेट या फिर सोशल जो भी हमारे संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो स्पेशल एक्ट है वो TB एक्ट है, SC/ST एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। मुझे लगता है कि जब उन सब चीज़ों को जानेंगे तो समझ में आएगा कि थाना का कितना बड़ा लूपहोल या वीकनेस है कि वो सही से सेक्शंस भी प्रॉपर केस में नहीं लगवा पाते। दूसरा बिहार में ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है दलित महिलाओं के साथ में कि जब वो जेल में जाते हैं, एक्साइज जैसे दारू की भी बात आई है, दारू मामलों में 99% जो अरेस्टिंग होती है वो माझी कम्युनिटी की महिलाओं के, मुसहर कम्युनिटी की महिलाओं की होती है, क्योंकि ये मिथ है कि
वो महिलाएं दारू बेचती हैं, वही महिलाएं दारू पीती हैं। अगर वो बेचते हैं, उनका व्यवसाय है, तो सरकार को दारू बंद करने से पहले उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। अगर वो उनका रोजगार है और वो रोजगार बंद होने वाला है तो उनको कोई दूसरे रोजगार से उनको जोड़ना चाहिए, ताकि वो काम, वो लाइवलीहुड वो कहाँ से चलेगा। तो ये लाइवलीहुड भी दलित महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार को आई थिंक सोचना चाहिए इस चीज को लेके। दूसरा है कि जब भी अब बहुत सारे केसेस में क्या हुआ है, एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल रिपोर्ट सबमिट थाना के द्वारा किया जाता है कि ये कोई SC/ST एक्ट का कोई मुद्दा नहीं बनता है। तो इसको पब्लिकली बोलना है, इस वर्ड को, तभी हम बोलेंगे। तो ये पुलिस अपने हिसाब से जो बोलते हैं कि तोड़ मरोड़ के चीजों को अभी उसका केस पूरी तरह से फाइनल करके चार्जशीट दे रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट दे रहे हैं, सही से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, अरेस्टिंग नहीं है, काउंटर केसेस है, फॉल्स केसेस है, कंपनसेशन नहीं मिल पाता है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं कि मतलब 10 मिनट में इन चीजों को रख पाना बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, इस मुद्दे को आई थिंक यहाँ पे रखा है, ये बहुत सराहनीय चीज है। और दलित महिलाओं की अपनी एक हिस्ट्री है, अपने एक स्ट्रगल है कि उनको एक अपने उनके ऊपर जो हिंसाएं होती हैं, जो सेक्सुअली अब्यूजिंग होती है, उनको रखने के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, लीडरशिप नहीं हो पाती है। तो हम लोगों को आई थिंक ये सोचना चाहिए कि हम लोग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन की बात करते हैं, तो इसमें वायलेंस अगेंस्ट दलित वीमेन को हम कहाँ पे स्पेस दें, किस तरह से इसको देखें। दूसरा स्पेशल रिपोर्टियर का मैं बताऊंगी कि पिछले साल एक दलित लड़की स्पेशल रिपोर्टियर बनी है। वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनी, पूरे वर्ल्ड के लिए बनी, अश्विनी उसका नाम है। तो हम लोगों ने ये भी तय किया कि अगर हम इंटरनेशनल एडवोकेसी करने के लिए जाते हैं तो एक अच्छा मौका है कि दलित लड़की जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया में दलित महिलाओं को, कि हम लोग स्पेशल रिपोर्टियर के थ्रू अपने केसेस जो महिलाओं के हैं, तकरीबन 100 केसेस हम लोग देख रहे हैं जो कोर्ट में ऐसे लेंथी पड़े हुए हैं, चार्जशीट नहीं आई है, प्रॉपर सेक्शंस नहीं लगे हैं, महिलाओं को मुआवजा नहीं है। एक महिला के एक पॉक्सो केस में तो उसके बाद 4 बार अटेम्प्ट हुए हैं, अगेन जेल से आके अटेम्प्ट हुए हैं। उन केसेस को हम लोग किस तरह से देख रहे हो, ऐसे ही मतलब पड़े हुए हैं। तो समझ नहीं आता कि जो हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा सिस्टम है, वो थाना से लेके DSP, SP, IG, IGP का सेक्शन, मतलब सब लोग हैं, उसके बावजूद भी एक बस इंसिडेंट है वो बहुत अजीब है कि शाहपुर का थाना है और शाहपुर थाना में जो पॉक्सो विक्टिम है वो दलित कम्युनिटी से है, उसको जो रेप किया वो नॉन दलित है। लेकिन हमारी पुलिस ने क्या किया, वहाँ पे SC/ST एक्ट का केस जो रजिस्टर्ड हुआ है वो उस दलित महिला के ऊपर ही किया है और नॉन दलित के तरफ से हुआ है। मतलब ये पहली बार ऐसा बिहार में देखने को मिला है कि एक नॉन दलित व्यक्ति ने दलित महिला जो कि पॉक्सो विक्टिम है उसके ऊपर अंडर SC/ST एक्ट का केस फाइल किया है। तो या तो हमको थाना में ये समझ नहीं है कि SC/ST एक्ट अभी है क्या, ये कौन से सेक्शन से लगते हैं, किन को लगते हैं, क्या ऊपर है। तो सबसे ज्यादा जो स्पेशल एक्ट है वो SC/ST एक्ट है या मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट है। तो इन दो की ट्रेनिंग अच्छे से थाना वालों को होनी चाहिए, ताकि जब FIR हो तो सही से जब FIR होगी तब जाके वो केस का जो प्रोसीडिंग है, उसका जो प्रोसेस वो अच्छे से हम लोग लिटिगेशन उसका देख सकते हैं ट्रायल में। ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा बस जेल का, क्योंकि जेल में मैंने कुछ 4 साल काम किया, हर दिन जेल जाती थी और अब भी जाते हैं पैनल एडवोकेट जब भी मौका मिलता है। तो वहाँ पे जेल में सही है कि कस्टोडियल डेथ, एक बहुत नंबरिंग ऑफ केसेस कस्टोडियल डेथ के हुए हैं, वो महिलाओं के नहीं है, मेल के हैं। लेकिन महिलाओं के जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस है, सेक्सुअल वायलेंस है कि जेल के अंदर उनको किस तरह से सेक्सुअली अब्यूजिंग किया जाता है, वो बिल्कुल बाहर नहीं आता बट अंदर वो होता है। और जेल के अंदर भी जेल, और वो भी छोटी सी जेल, उनके साथ जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ा डेंजर है कि उन बच्चों को हम मतलब किसकी सजा दे रहे हैं कि वो बचपन से, जहाँ पे डिलीवरी हुई है जेल के अंदर, वो बचपन से लेके वो 4 साल 5 साल तक वो जेल में अपनी माओ के साथ में, अलग से उनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोग जब देखते कि कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है, बच्चा करती है, तो अलग से उसके लिए खान पान होता है, अलग से उसको वो स्पेशल ट्रीटमेंट 1 मंथ 2 मंथ मिलता है। लेकिन जेल में वो जो खान पान की व्यवस्था है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी है, जो डिलीवरी हो गई महिलाओं के लिए एकदम ना के बराबर है। सच में जेल में बहुत काम करने की जरूरत है। मैं हमेशा ओपन जेल का कॉन्सेप्ट है कि जेल भी क्यों बनाया गया है, वो सुधार गृह है, वो सुधार के लिए वहाँ पे है, ना कि वो एक पनिशमेंट। और लेकिन हम लोगों ने जेल और जेल के अंदर की जो प्रक्रिया एकदम बदल दिया है उस चीज को भी,
कि सुधार कहाँ। यहाँ से जब भी जेल से कोई बाहर निकलता है तो वो अगेन जब रेप और अटेम्प्ट करेगा तो फिर हम लोग तो चाहेंगे जब इन्फॉर्मेंट साइड से आते हैं कि वो जेल में ही रहे। तो ये चीजें जो सुधार ग्रह का होना चाहिए वो चीज एकदम नहीं हो रही है। और अभी रिसेंटली माहिनूर एक केस बहुत फेमस हुआ था कटिहार जिला में। 15 लोगों ने एक 11-12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया, उसका मर्डर किया। फाइनली पुलिस ने उसको एक सुसाइड का केस करके प्रेजेंट किया और चार्जशीट सुसाइड में उसने फाइल की है। तो ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम अगर पोक्सो की भी बात करें, रेप की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, लेकिन जब बात दलित महिला और मुस्लिम महिला की आती है तो हमारा पूरा सिस्टम एकदम वो अंधा हो जाता है या क्या हो जाता है वो समझ नहीं आता। फिर एक चीज ये मन में उठता है कि न्याय की उम्मीद हम कहाँ करें। एक्सेस टू जस्टिस यहाँ पे लिखा है, वो कहाँ मिलेगा जब करने वाले भी वही हैं, सुनने वाले भी वही हैं, जजमेंट देने वाले भी वही है और वकालत में हमको डिफाइन करने वाले भी वही है। तो ऐसे अगर ये सिस्टम है तो हम न्याय तक कैसे पहुंच बनाए या कैसे पहुंचे, वो आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये स्ट्रगल है और ये स्ट्रगल मैं और हम लोगों की जो टीम है वो कर रहे हैं। हम लोगों ने बस मैं थोड़ा सा लास्ट में एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने एक छोटा सा मूवमेंट बनाया है बिहार लीगल नेटवर्क करके, और इस नेटवर्क में सारे एडवोकेट हैं, तकरीबन 200 एडवोकेट अभी दे बिलोंग टू दलित एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये हर डिस्ट्रिक्ट में है और जहाँ पे जो भी जरूरतमंद या दलित एंड माइनॉरिटी जो भी लोगों के साथ हीनियस क्राइम हुए हैं वो लोग आते हैं तो हम लोग उनको प्रॉपर फ्री लीगल एड देते हैं। और साथ में जो हमारी सर्वाइवर है उनका मेंटल हेल्थ काउंसलिंग रिहेबिलिटेशन के लिए हम लोग प्रोसेस करते हैं कि एटलीस्ट हम लोग कुछ मदद उनको दे पाएँ, करवा पाएँ। और जितने भी विक्टिम कंपनसेशन है, स्पेशल एक्ट्स है, उनको सही से कैसे कोर्ट में एज एन एडवोकेट कैसे हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें वो बहुत जरूरी है। जो हम बोलते हैं कि एक्सेस टू जस्टिस, आई थिंक एडवोकेट को और अवेयर होना है और स्ट्रेंथ होना है। जब एडवोकेट और महिला अधिवक्ताओं की संख्या कोर्ट में जब अच्छी होगी, ज्यादा होगी, तो आई थिंक एक उम्मीद की किरण एक निकल सकती है कि न्याय दूर नहीं है। मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, बट न्याय दूर नहीं है, हम लोग वहां तक एक पहुंच बना सकते हैं। लास्टली फिर से मैं आकांक्षा सेवा सदन को थैंक्स करूंगी कि दलित महिलाओं के मुद्दों को यहाँ पे रखने के लिए और इस एजेंडा में खास कर देने के लिए। थैंक यू।